हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और ये एमपी ज्योग्राफी का सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने एमपी ज्योग्राफी का फर्स्ट वीडियो बनाया था, उसमें आप सभी का बहुत अधिक प्यार मिला, इसलिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो ज्योग्राफी है उसके सेकेंड वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश के बांध और परियोजनाओं से। तो कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं कि बांध का जो निर्माण होता है वो किस लिए किया जाता है। तो बांध का मेनली निर्माण किया जाता है। वैसे बांध बनाने के बहुत सारे पर्पस होते हैं, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। जैसे बांध बनाने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि पानी को एक जगह मतलब बांध में रोका जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, मतलब विद्युत का निर्माण किया जाता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। साथ ही साथ ये जो पानी रोका जाता है, यहाँ पर मनोरंजक साधन नो का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर बोटिंग की जा सकती है। साथ ही साथ अगर किसी सूखा प्रभावित क्षेत्र में जल की कमी है तो यहाँ से नहर बनाकर उस भाग को जल प्रदान किया जा सकता है। इसका नुकसान क्या होता है, तो जहाँ पर बांध बनते हैं वहाँ पर रहने वाली जो आबादी होती है उसको अपने स्थान छोड़कर किसी और अन्य स्थान में स्थानांतरित किया जाता है। साथ ही साथ यदि मान लीजिए जहाँ पर बांध का निर्माण किया जा रहा है वहाँ पर कृषि कार्य किया जाता था पहले, तो कृषि योग्य जो भूमि है उसकी भी हानि होती है। तो मध्य प्रदेश के कुछ बांध है उनके बारे में देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट बांध है जो हमारे एग्जाम्स पर्सपेक्टिव के लिए पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं इंदिरा सागर परियोजना के बारे में। इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी नींव रखी गई थी 1984 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा और 1992 में यह बनकर तैयार हो गया था। याद रखना 2007 में स्टार्ट होने वाली प्रसिद्ध योजना जलदीप का आरंभ भी इंदिरा सागर परियोजना के माध्यम से किया गया। ठीक है, यहाँ पर जलदीप याद रखना, जल भी है और दीप दीप भी है। तो जल और दीप दोनों साथ साथ है, तो साथ साथ इससे याद रखना है 2007। इसके बाद इस बांध को पुनासा बांध के नाम से भी जाना जाता है। जो इंदिरा सागर बांध है, इंदिरा सागर बांध को पुनासा बांध के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ याद रखना है। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट जो बांध है उसमें। देखो, चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत 3 बांध बहुत इंपॉर्टेंट है जो बनाए गए। आपको याद रखना है चंबल में आ रहा है बल, और बल सबसे ज़्यादा था, 3 लोगों के पास सबसे ज़्यादा बल था, याद रखना। गांधी जी के पास था, ठीक है, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के पास था और महाराणा प्रताप के पास था, महाराणा प्रताप। तो याद रखना चंबल घाटी परियोजना के तहत 3 बांधों का निर्माण किया गया, गांधी सागर बांध, उसके बाद जवाहर सागर बांध और राणा सागर बांध। तो हम बात करते हैं यहाँ गांधी सागर बांध की। तो चंबल घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत बना मध्य प्रदेश का पहला बांध है। इसकी नींव 1954 में रखी गई थी और 1960 में लगभग 6 साल बाद बनकर यह तैयार हो गया था। और यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ये भी याद रखना है। इसके बाद चंबल घाटी के अंतर्गत राणा सागर और जवाहर सागर परियोजना भी संचालित की जाती है। आगे बात करते हैं राणा प्रताप सागर परियोजना की। तो राणा प्रताप सागर परियोजना भी अगेन चंबल नदी पर स्थित है और यह चित्तौड़गढ़ में, एक मिनट, इसका निर्माण जो किया गया है राणा प्रताप सागर परियोजना का, इसका निर्माण किया गया है राजस्थान में, याद रखना। और इससे 172 मेगावाट की बिजली जनरेट की जाती है। इसके बाद जवाहर सागर परियोजना, यह भी आपको मिलेगी मतलब राजस्थान में, और इसके माध्यम से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। इससे 99 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट की जाती है, ये भी याद रखना है। सरदार सरोवर बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता ही होगा। तो सरदार सरोवर जो बांध है वो बनाया गया नर्मदा नदी पर, और नर्मदा नदी पर जब बनाया गया तो उसका जो बेनिफिट है, इसका बेनिफिट मिलता है 4 स्टेट को, ये भी याद रखना है। इसका बेनिफिट मिलता है मध्य प्रदेश को, एमपी, साथ ही साथ महाराष्ट्र, साथ ही साथ गुजरात और राजस्थान, आरएस। ठीक है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। जो सरदार सरोवर बांध है उसका जो फ़ायदा है वो 4 स्टेट को मिलता है, ये चीज़ याद रखना है। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था, कब किया था, 1961 में, और यह 2017 में राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। इसकी ऊंचाई के विरोध में मेघा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया था। तो आपको याद रखना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने स्टार्ट किया था, मेघा पाटकर ने किया था, या फिर मेघा पाटकर ने कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया था, तो उसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। उसके बाद हमने बात कर चुके हैं कि सरदार सरोवर से लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं वो है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। आगे बात करते हैं बाणसागर बांध की।
बाणसागर बांध सोन नदी पर स्थित है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है, और यह शहडोल के देवला जो बाणसागर बांध है वो है शहडोल में। ठीक है, किस नदी पर है? सोन नदी पर, और इसका नामकरण बाणभट्ट के नाम पर किया गया। इसके साथ ही याद रखना है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की यह संयुक्त परियोजना है। इसके बाद बात करें ओमकारेश्वर परियोजना के बारे में, तो जो ओमकारेश्वर परियोजना है ये खंडवा जिले में इंदिरा सागर परियोजना से 40 मील के अनुप्रवाह पर स्थित है। ओमकारेश्वर परियोजना भी खंडवा में है और जो इंदिरा सागर परियोजना है वो भी खंडवा में है, याद रखना। उसके बाद ओमकारेश्वर परियोजना में मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट प्रस्तावित है। ठीक है, ये एग्जाम में एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है कि कहाँ पर मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट प्रस्तावित है, तो याद रखना ओमकारेश्वर के बारे में बात की जा रही खंडवा में। इसके बाद सम्राट अशोक परियोजना, जो सम्राट अशोक परियोजना है वो है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बेतवा की सहायक नदी हलाली परियोजना स्थित है। ठीक है, हलाली या फिर सम्राट अशोक परियोजना कहाँ पर है? विदिशा में। याद रखना जो अशोक है, जो सम्राट अशोक है वो विदिशा में रहते थे। सम्राट अशोक कहाँ पर रहते थे? कहाँ के राज्यपाल थे? विदिशा के आसपास के क्षेत्र के राज्यपाल थे, याद रखना। ठीक है, वैसे तो अवंती के राज्यपाल थे, बट याद रखना कि जो सम्राट अशोक है वो विदेश यात्रा करते थे। सम्राट अशोक विदेश यात्रा करते थे, मतलब विदिशा जिला। ठीक है, और बेतवा नदी के किनारे स्थित है, याद रखना। हलाली परियोजना को प्राचीन काल में स्थानीय लोग थाल जलाशय के नाम से भी पुकारते थे। इसके बाद बात करते हैं भीमगढ़ बांध की, तो भीमगढ़ बांध मिलेगा आपको सिवनी जिले के वैनगंगा नदी में, और इस बांध को संजय सरोवर बांध भी कहते हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये है इसकी कि यह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। ठीक है, याद रखना। आगे बात करते हैं अवंतीबाई परियोजना के बारे में, तो अवंतीबाई परियोजना जो है वो बरगी जो नर्मदा नदी की सहायक नदी है उस पर है, और जो बरगी जलाशय है इससे जबलपुर शहर को पानी की आपूर्ति की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बरगी नदी पर रानी अवंतीबाई बांध जबलपुर जिले में स्थित है, और इसकी जो जल विद्युत क्षमता है वो है 90 मेगावाट। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना है। राजघाट परियोजना यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला और मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है। और ये किस नदी पर है? तो याद रखना बेतवा नदी पर यह स्थित है। राजघाट परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं अन्य बांधों के बारे में, तो अटल सागर बांध। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, याद रखना है। जैसे इसमें लिखा है डरही माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना धार को टाटिया झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं आप, रखना चाहे तो। अटल सागर बांध के बारे में अगर बात किया जाए तो यह शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर स्थित है। हमें अटल जी के बारे में यह मतलब ऐसा अनुमान रहता है कि अटल जी के बारे में बात हो रही है तो किसके बारे में बात हो रही होगी? ग्वालियर के संदर्भ में बात हो रही होगी, पर अटल सागर बांध कहाँ पर है? शिवपुरी जिले में है, सिंध नदी पर, याद रखना। इसे मणिखेड़ा बांध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखना अटल जी के पास बहुत सारी मणि थी। ठीक है, तो अटल सागर बांध को मणिखेड़ा बांध के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो भदभदा बांध के बारे में। भदभदा बांध का निर्माण 1965 में हुआ था, और भ से याद रखना है भदभदा, और भ फॉर भोपाल। ठीक है, भोपाल में स्थित बड़े तालाब के दक्षिण पूर्व छोर पर यह स्थित है, और मुख्य तौर पर इस बांध का पानी बढ़ने पर कलियासोत नदी की ओर छोड़ा जाता है। जब भदभदा नदी पर बहुत ज़्यादा पानी बढ़ जाता है तो इस जल को कहाँ पर छोड़ा जाता है? कलियासोत नदी पर छोड़ा जाता है, याद रखना। उसके बाद बात करते हैं आवदा बांध के बारे में। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में आवदा बांध है। आवदा बांध कहाँ पर है? श्योपुर जिले में। ठीक है, उसके बाद सीप नदी पर ग्राम आवदा के पास बांध का निर्माण सिंधिया रियासत काल में हुआ था। एक बार समझ लेते हैं, आवदा बांध कहाँ पर है? श्योपुर में। और कहाँ पर है? मतलब सीप नदी पर, श्योपुर जिले में सीप नदी पर आवदा बांध है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। फिर साइक्लोपियन बांध, प्राचीन काल में प्राचीन समय में एक बांध था जिसका नाम था साइक्लोपियन बांध। साइक्लोपियन बांध का निर्माण किया था राजा भोज ने। किस नदी पर किया था? बेतवा नदी पर किया था। और किसके द्वारा नष्ट कर दिया गया? या होसन शाह के द्वारा नष्ट कर दिया गया। ये चीज़ याद रखना है। राजघाट परियोजना का अन्य नाम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है, और माता टीला बांध का अन्य नाम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है। ये भी चीज़ याद रख सकते हैं। इसके बाद एक एक करके सारे परियोजनाओं को याद रखते हैं कि कौन सी नदी पर यह स्थित है। हमारे लिए सबसे ज़रूरी ये है कि यह कौन सी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो उसको एक एक करके याद करते हैं। मैंने ट्रिक बनाया हुआ है, तो सारे ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे।
तो सबसे पहले बात करते हैं बंजारा बांध की। तो बंजारा बांध है सीप नदी पर। इसको कैसे याद रखेंगे? जो बंजारा है वो सीप ढूंढता है। बंजारा क्या ढूंढ रहा है? सीप ढूंढ रहा है, मतलब बंजारा बांध सीप नदी पर। फिर पगारा बांध, पगार कब नहीं मिलेगी? जब आसन आसन में बैठे रहेंगे। जो आसन में बैठा रहेगा उसको पगार मिलेगी क्या? नहीं। तो पगारा बांध कहाँ पर है? आसन नदी में। इसके बाद पसारी बांध, पसारी बांध, पसारी को रिलेट करना है पसार से। और कौन पसारता है? मोर। ठीक है, पसार के कौन सा होता है? मोर। तो पसारी बांध याद रखना मोर नदी में स्थित है। इसके बाद बात करें अन्य बांध के बारे में, तो अन्य बांध है राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, बेतवा नदी। याद रखना है राजघाट, राजा के घाट में हमेशा बेत रहती है, राजा के घाट में हमेशा बेत रहती है। फिर बिला सागर परियोजना, बिला नदी पर कोई दिक्कत ही नहीं है। मुड़िया बांध, ठीक है, मुड़िया को बना, ठीक है, मुड़िया को बना, ठीक है। अगर मुड़िया जो है मुड़ गई है तो उसको क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बीना नदी याद रखना। फिर नेक्स्ट है उर्मिल परियोजना, उर्मिल नदी पर। उसके बाद ग्रेटर गंगेऊ परियोजना, केन नदी पर। जो ग्रेटर गंगा है उसका पानी हमको कहाँ पर लाना पड़ेगा? कैसे लाना पड़ेगा? केन से, ठीक है। तो ग्रेटर गंगेऊ परियोजना किस नदी पर स्थित है? केन नदी में, ये याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं टोंस परियोजना। तो टोंस परियोजना है टोंस नदी में, कोई दिक्कत है नहीं है। इसके बाद गुलाब सागर परियोजना, जो गुलाब है वो महान लोग रखते हैं, गुलाब महान लोग रखते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू का रखा करते थे। तो गुलाब सागर परियोजना किस नदी पर है? महानदी में। इसके बाद बात करते हैं बाण सागर परियोजना की। तो बाण सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। इसके बाद थावर परियोजना, थावर नदी पर। मटियारी परियोजना, देखो म फॉर मटियारी, म फॉर मंडला और म फॉर मटियारी नदी, ठीक है। तो मटियारी परियोजना, मटियारी नदी, मंडला। इसके बाद राजीव सागर परियोजना बावनथड़ी नदी पर है, ठीक है। राजीव सागर परियोजना, राजीव सागर परियोजना बावनथड़ी नदी पर या फिर वेदगंगा नदी पर, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखो राजीव सागर परियोजना, राजीव, राजीव का जो जीव है, राजीव का जो जीव है वो बावनथड़ी, ठीक है, बावनथड़ी, ठीक है, 52 भागों में विभाजित हो गया। जैसे कि आपको पता होगा पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं राहुल गांधी के जो पिताजी थे राजीव गांधी, राजीव गांधी की हत्या की गई थी। तो जो राजीव गांधी हैं, ठीक है, उनके 52 भागों में वो टूट गए थे, ऐसे याद रख सकते हैं। बावनथड़ी नदी वैनगंगा या वैनगंगा नदी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं धूती परियोजना, ठीक है। धूती परियोजना, दूधी परियोजना वेनगंगा नदी पर स्थित है। संजय सरोवर बांध या भीमगढ़ बांध वेनगंगा नदी पर स्थित है। इसके बाद माचा गोरा बांध, माचा गोरा में आ रहा है गोरा, ठीक है। तो गोरा जो लोग होते हैं वो पेंच में नहीं फंसते, किस में नहीं फंसते? पेंच में। सीता रेवा बांध, सीता रेवा नदी। तवा बांध, तवा नदी। इंदिरा सागर बांध, इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी जो है याद रखना, इंदिरा गांधी नर्मदा को बहुत ज़्यादा पवित्र मानती थी, ठीक है। तो इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। उसके बाद देजला देवड़ा बांध, देजला देवड़ा, ठीक है। देव जल, देजला देजल, कहाँ का जल देना है? कुंड का, तो कुंडा नदी। लोअर गोई परियोजना, गोई से गोई नदी याद रखना, ठीक है। उसके बाद चंद्रशेखर परियोजना, चंद्रशेखर हाथी में जाते थे तो हथीनी नदी। मान परियोजना, मान नदी। गांधी सागर, ठीक है, गांधी जी में क्या था? बल था बहुत ज़्यादा, तो चंबल नदी। इसके बाद बात करते हैं कुंडालिया बांध के बारे में। तो क फॉर कुंडालिया और क फॉर काली, तो काली सिंध, ठीक है। क फॉर कुंडालिया, क फॉर काली सिंध। उसके बाद मोहनपुरा, मोहनपुरा क्या मांग रहा है? न्योता मांग रहा है। मोहन को पूरा क्या करना है? न्योता देना है। मोहनपुरा परियोजना न्योज नदी। गोपी कृष्णा बांध, गोपी और कृष्णा, गोपी और कृष्णा चुप हो गए, गोपी और कृष्णा चुप हो गए, मतलब चौपन नदी। मणिखेड़ा या फिर अटल सागर सिंध नदी में, ठीक है। तो मणिखेड़ा, मणिखेड़ा अटल सागर, ठीक है। तो याद रखना मणि इसको रिलेट करना, मणि कहाँ पर मिलेगी? सिंध नदी में मिलेगी, सिंध में मिलेगी, मणि मिलेगी सिंध में। उसके बाद अगेन मोहिनी सागर बांध, मोहिनी कहाँ पर जाती है? बार बार सिंध नदी में जाती है। चूरल परियोजना, चूरल परियोजना चूरल नदी में, कोई दिक्कत ही नहीं है। बारना परियोजना, बारना नदी में, कोई दिक्कत नहीं। सम्राट अशोक के पास हमेशा बेत होती थी, मतलब बेतवा नदी। फिर इसके बाद बात करते हैं अवंतीबाई परियोजना के बारे में। तो अवंतीबाई परियोजना या बरगी परियोजना, बरगी नदी में, जबलपुर में। इसके बाद नलसेसा परियोजना, जब नल में शेष बच जाएगा तो क्या लगाएंगे? चंदन लगा देंगे कि भाई अब तो पानी निकल। नलसेसा बांध चंदन नदी में। पारसडो बांध, पारस कब बन जाता है इंसान? जब वो तपता है, तो पारसडो बांध ताप्ती नदी। चंबलेश्वर बांध, चंबल का रूप बहुत अच्छा है, चंबल का रूप बहुत अच्छा है, मतलब रूपा नदी। इसके बाद हिम्मतगढ़ बांध, हिम्मत है तुम में? नहीं, हिम्मत है क्या? नहीं। तो हिम्मतगढ़ बांध नून नदी में। इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना के बारे में। तो गांधी सागर
जो है वो मंदसौर में स्थित है मध्य प्रदेश के, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट है। और मैंने बताया कि बल 3 लोगों के पास बहुत ज़्यादा था, गांधी जी के पास था, राणा जी के पास था और जवाहर जी के पास था। तो गांधी सागर बांध, राणा सागर बांध, जवाहर सागर बांध। गांधी सागर बांध की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो है 115 मेगावाट, राणा सागर की है 172 मेगावाट, जवाहर सागर की है 99 मेगावाट। और ये जो तीनों परियोजना हैं ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात की संयुक्त परियोजना के बारे में। तो जो सरदार सरोवर बांध है, ठीक है, जो सरदार सरोवर परियोजना है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसकी ऊंचाई मिलेगी 138.5 मीटर। और इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब किया गया था? 1961 में किया गया था। वर्ष 2017 में राष्ट्र को यह समर्पित की गई। इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना के बारे में। तो राजीव सागर, जिसे बावनथड़ी परियोजना के नाम से जाना जाता है, बालाघाट में स्थित है। संजय सरोवर, स फॉर संजय, स फॉर सिवनी। संजय सरोवर जो बांध है वो वेनगंगा नदी पर सिवनी में। काली सागर या बाघ परियोजना बैतूल में, ठीक है, काली से कोई तुल नहीं लेता है, मतलब बैतूल। पेंच परियोजना, पेंच परियोजना कहाँ पर है? आपको छिंदवाड़ा, ठीक है। पेंच कहाँ पर फंस जाता है? छिंद में जाके फंस गया, पेंच फंस गया छिंद में, ऐसे याद रखना। इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाओं के बारे में। तो राजघाट परियोजना, राजा के घाट में क्या रहती है? बेत रहती है, ठीक है। तो राजघाट परियोजना, बेतवा नदी, अशोकनगर। माता टीला परियोजना, बेतवा नदी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। उर्मिल परियोजना, सिंहपुर परियोजना, ग्रेटर गंगेय परियोजना, रनगुआ परियोजना, ये सब कहाँ पर है? केन नदी में। कैसे याद रखेंगे? ठीक है। उर्मिल परियोजना, तो उर्मिल तो याद नहीं रखना क्योंकि उर्मिल में है, ठीक है। सिंहपुर के बारे में याद रखना है, जो सिंह है, सिंह को कीन में क्या देंगे? कीन में हम बहुत सारा मतलब मांस देंगे। ग्रेटर गंगे के जो पानी है उसको केन नदी पर रखना पड़ेगा। रन गवा, ठीक है, अगर रन भाग रहा है कोई, ठीक है, रन गया, तो उस रन को कहाँ रखेंगे? कीन में रखेंगे ताकि रन ना जाए। अब ऐसे कैसे भी ट्रिक बना के आप याद रख सकते हैं जाकि ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रहे। इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना के बारे में। तो बाणसागर संयुक्त परियोजना शहडोल में स्थित है और यह सोन नदी पर स्थित है, ठीक है। और यह याद रखना, जो बाणसागर परियोजना है शहडोल में है और इसका जो फ़ायदा है वो 3 स्टेट को मिलेगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को। इसके बाद बात करते हैं, आपने देखा होगा जो वाटर लाइन होती है, ठीक है, हर घर में जो पानी आता है, जो पाइपलाइन होती है, हर घर में जो पानी आता है टूटी के माध्यम से। और टूटी के माध्यम से ऐसा नहीं कि स्वर्ग से पानी आ जाएगा, समुद्र से पानी आ जाएगा। क्या किया जाता है? एक जगह में पानी को एकत्रित किया जाता है और वहाँ से जो पानी होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो जल दोहन प्रणाली है वो कहाँ से मिली है, ठीक है। तो याद रखना, अभी भी क्या किया जाता है, जो नदी का पानी है, ठीक है, उसको रोका जाता है एक जगह में और वहाँ से इसको हर घर तक पहुँचाया जाता है, शहर तक पहुँचाया जाता है और इस तरीके से लोगों को पानी प्राप्त होता है। तो याद रखना, इंदौर जो है, इंदौर शहर में जो पानी पहुँचता है वो पहुँचता है चोरल परियोजना से, भोपाल में कुल्हार परियोजना से। उसके बाद याद रखना, जबलपुर में बरगी परियोजना से, ग्वालियर में तिघरा जलाशय से। कैसे याद रखेंगे? इंदौर में बहुत सारे चोर हैं, ठीक है, ऐसे याद रखना। इंदौर जैसे कि आप जानते हैं बहुत स्वच्छ शहर है, ठीक है, और वहाँ चोरियाँ भी होती है, ठीक है। तो इंदौर में बहुत सारे चोर हैं, ठीक है, तो याद रखना चोरल परियोजना। उसके बाद भोपाल में भोपाल कोलार, ठीक है, भोपाल, ठीक है, भोपाल जो है, भोपाल में कोलार लोग बहुत रहते हैं, कलार लोग बहुत रहते हैं, तो भोपाल कोलार परियोजना। जबलपुर याद रखना, बल किसके पास है? बरगी के पास है। बल किसके पास है? बरगी के पास। उसके बाद ग्वालियर को रिलेट करना ग्वाला से, ग्वालियर को रिलेट करना है ग्वाला से। और जो ग्वाला है ना वो तीनों घर की गाय चराता है, ठीक है। तो इंदौर चोरल परियोजना, इंदौर मेरे साथ बोलिए चोरल परियोजना। भोपाल में बहुत सारे कलार हैं, मतलब कोलार परियोजना। जबलपुर बल किसके पास बहुत ज़्यादा? बरगी के पास, तो बरगी परियोजना। ग्वाला क्या करता है? 3 घर की गाय को चराता है, तो तिघरा जलाशय। इसके बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विशालकाय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा दी है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आधुनिक भारत के मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे कहा है? तो नदी घाटी परियोजनाओं को कहा है।
तो गाइज़ अगर आपको यहाँ तक जो मेरा वीडियो है, मेरा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, एक्सप्लेन करने का तरीका अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको सब्सक्राइब करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आपका एक सब्सक्राइब मेरा बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर सकता है। तो अगर आपको यहाँ तक लग रहा है कुछ बेनिफिट आपको समझ आ रहा है तो आप मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और गाइज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेशन दीजिए। मैं अभी इनिशियल फेज़ में मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो आप कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि मुझे क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करने चाहिए। तो गाइज़ मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जलप्रपात के बारे में। जलप्रपात क्या होता है? जब किसी ऊंची जगह से जब जल नीचे की ओर गिरता है, ठीक है, जब ऊपरी भाग से जल निचले भाग की ओर गिरता है तो जिस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है उसे जलप्रपात कहते हैं। इंग्लिश में से कहते हैं वाटरफॉल, वाटरफॉल इसे कहते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट वाटरफॉल के बारे में हम बात करेंगे और मैंने ट्रिक से हर एक चीज़ों को यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बात करते हैं प्रमुख जलप्रपात में। जो पहला जलप्रपात है वो है बहुटी जलप्रपात। बहुती जलप्रपात आपको मिलेगा रीवा जिले के सेलर नदी पर और यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी हाइट है 198 मीटर। आप कैसे याद रख सकते हैं? रीवा में बहुत सेलर है, रीवा में बहुत सेलर है, तो रीवा, ठीक है, रीवा जिले में, रीवा में बहुत बहुत मतलब बहुती जलप्रपात, सेलर है मतलब सेलर नदी, ठीक है। रीवा जिला सेलर नदी बहुती जलप्रपात, रीवा में बहुत ज़्यादा सेलर है, ठीक है। अगर आपको हो सके तो नोट्स भी बनाते चलिए साथ साथ, ताकि आपको लंबे टाइम तक ये जो ट्रिक है वो याद रहे। इसके बाद बात करते हैं चचाई जलप्रपात के बारे में। तो रीवा जिले में बिहड़ नदी पर यह स्थित है और इसकी हाइट मिलेगी 130 मीटर और यह दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पहला ऊंचा जलप्रपात बहुटी जलप्रपात है, दूसरा जो ऊंचा जलप्रपात है उसका नाम है चचाई जलप्रपात, ठीक है। आप इसको कैसे याद रख सकते हो? रीवा में या रीवा के चाचा बह रहे हैं, रीवा के चाचा बह रहे हैं, ठीक है। मेरी भावना किसी, मेरा जो मकसद है वो किसी भी भावना को आहत करना नहीं है, बट जस्ट मैंने ट्रिक के माध्यम से याद करवाया ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रह सके। तो रीवा के चाचा बहुत बह रहे हैं, रीवा के चाचा बहुत बह रहे हैं, तो रीवा जिला, चाचा से याद रखना चचाई जलप्रपात और बहरा से याद रखना बीहड़ नदी और इसकी जो हाइट है वह है 130 मीटर। यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके बाद बात करते हैं केवटी जलप्रपात के बारे में। तो यह जलप्रपात रीवा जिले में बीहड़ की सहायक नदी महाना पर है, ठीक है, और यहाँ मकर संक्रांति पर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो जो रीवा है, एक मिनट, इसको याद रखना है, रीवा में केवट बहरा, रीवा में केवट बहरा, तो रीवा जिला, केवटी जलप्रपात और बीहड़ नदी, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं धुआंधार जलप्रपात के बारे में। धुआंधार जलप्रपात के बारे में ये चीज़ याद रखना है कि यह नर्मदा नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई मिलेगी 18 मीटर और यह सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। जहाँ पर धुआंधार जलप्रपात है वहाँ से सफ़ेद संगमरमर प्राप्त होता है, याद रखना है। और कहाँ पर मिलेगा आपको? भेड़ाघाट में, जबलपुर, भेड़ाघाट जबलपुर में आपको ये देखने में मिलेगा। मैं लास्ट टाइम गया भी हुआ था, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है वहाँ पर जाने के बाद, ठीक है। तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। जो पानी जब गिरता है ऊपर से, हाइट से, तो जो आवाज़ आती है वो बहुत ही मनोरम आवाज़ होती है, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। जबलपुर के भेड़ाघाट में आपको मिलेगा। इसके बाद याद रखना है कपिलधारा जलप्रपात, यह भी नर्मदा नदी पर स्थित है। अमरकंटक से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर दूरी पर नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। कपिलधारा धुआंधार जलप्रपात जो है दोनों कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है, ये याद रखना। कपिलधारा जलप्रपात आपको कहाँ देखने मिलेगा? ये मिलेगा अनूपपुर में। इसके बाद अगले जलप्रपात के बारे में बात करते हैं। स्नेह जलप्रपात मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में कीन और खद्दर नदी द्वारा इसका निर्माण किया गया है। स्नेह जलप्रपात के निकटतम एयरपोर्ट खजुराहो स्थित है, ठीक है। इसको आप ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं? तो आप याद रख सकते हैं स्नेह जलप्रपात को कि गर्मी में स्नेह किससे होगा? जो छाता, कीन और खद्दर दे। गर्मी में याद रखना, गर्मी में स्नेह उसी से होगा जो हमको क्या क्या ला कर देगा? छाता ला कर देगा, ठीक है, जो हमको केन ला कर देगा और जो हमें खद्दर ला के देगा, ठीक है। गर्मी में स्नेह उसी से होगा जो हमें छाता, कीन और खद्दर ला के देगा। तो स्नेह से याद रखना स्नेह जलप्रपात
कहाँ पर है? छतरपुर जिले में। कौन सी नदी के संगम पर? केन और खद्दर नदी के संगम पर यह स्थित है। इसके बाद बात करते हैं पाताल पानी जलप्रपात के बारे में। तो पाताल पानी जलप्रपात है इंदौर जिले में, चंबल नदी के समीप स्थित है और यह एक पहाड़ी झरना है। इंदौर जिले का प्रमुख पिकनिक स्थल भी है। पाताल पानी टाटिया भील का समाधि स्थल भी है। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखो, पाताल मतलब अंदर की बात हो रही है, ठीक है। तो अंदर को क्या कहते हैं? इंडोर कहते हैं। अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? इंडोर कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, पाताल पानी जलप्रपात कहाँ पर है? इंदौर जिले में। और कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। आगे बात करते हैं जमुना जलप्रपात। इस जलप्रपात को बी फॉल्स के नाम से जाना जाता है। बी फॉल्स का मतलब, बी का मतलब होता है मधुमक्खी, ठीक है। मधुमक्खी, जैसे मधुमक्खी क्या होता है ना, मधुमक्खी डंक मारती है, ठीक है, वैसे काटती है, वैसी जमुना जलप्रपात में नहाने पर ऐसा लगता है चुभन जैसे महसूस होती है, ठीक है। इसलिए इसे बी फॉल्स के नाम से भी, इसलिए इसे बी फॉल्स के नाम से जाना जाता है। यह कहाँ मिलेगा? यह होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी में स्थित है और जमुना जलप्रपात के द्वारा पंचमढ़ी शहर में जल आपूर्ति की जाती है। याद रखना, जमुना जलप्रपात के द्वारा पंचमढ़ी शहर में जल आपूर्ति की जाती है। आगे बात करते हैं अप्सरा जलप्रपात के बारे में। तो अप्सरा को हिंदी में क्या कहते हैं? अप्सरा को और कहते हैं परी, ठीक है। तो याद रखना, परी जैसी अप्सरा का होश है, ठीक है। परी जैसी अप्सरा को होश है, परी जैसी अप्सरा को होश है। तो परी जैसी अप्सरा को होश है, याद रखना। अप्सरा जलप्रपात को परी फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर है? होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी में यह स्थित है। इसके बाद बात करते हैं भालकुंड जलप्रपात के बारे में। तो भालकुंड जलप्रपात आपको मिलेगा बेतवा नदी की सहायक नदी बीना पर, ठीक है। और यह सागर जिले में के राहतगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, भालकुंड, ठीक है। भालकुंड में एक कुंड है जिसका नाम है भालकुंड। भालकुंड में क्या करना है? साग बनाना है। भालकुंड में साग बनाना है। और साग कैसे बनाना है? साग बनाना है, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं, साग बनाना, भालकुंड में साग बनाना, भालकुंड में साग बनाना। तो आप इसको याद रख सकते हैं, भालकुंड मतलब भालकुंड, साग मतलब सागर जिला और बनाना मतलब बीना नदी, ठीक है। भालकुंड जलप्रपात, सागर जिला, बीना नदी। आगे बात करते हैं अमरगढ़ जलप्रपात के बारे में। तो यह भोपाल से 65 किलोमीटर दूर सीहोर जिले में स्थित है। जो अमर हो जाएगा वो हमेशा लोगों की सेवा करेगा, ठीक है। तो याद रखना, अमरगढ़ जलप्रपात सीहोर जिले में स्थित है और इसकी जो हाइट है वो है 150 फीट ऊंचा, ठीक है। और वर्षा ऋतु में के लिए पिकनिक स्पॉट भी है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इंडिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। साथ ही साथ आपको यह बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है और कौन सा है। इसके बाद बात करते हैं कुछ ट्रिक के माध्यम से। मैंने इसको, देखो, पूर्वा जलप्रपात, एक एक जलप्रपात को हम याद रखेंगे। पूर्वा जलप्रपात तमस नदी रीवा में, इसको ऐसे याद रखेंगे, रीवा में पुराना तमाशा, रीवा में पुराना तमाशा, रीवा में पुराना तमाशा। तो याद रखना, रीवा से रीवा, ठीक है, पुराना से पूर्वा नदी और तमाशा से तमस नदी, ठीक है। पूर्वा जलप्रपात, तमस नदी, रीवा, रीवा में पुराना तमाशा। ये ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, रीवा में पुराना तमाशा। मैं आपको एक एक करके सारी ट्रिक बता रहा हूँ, तो आप उसको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो रीवा में पुराना तमाशा, ठीक है, रीवा जिला, तमस नदी, पूर्वा जलप्रपात। इसके बाद याद रखना, रीवा में पिया और बहन, रीवा में पिया भी रहती है और बहन भी रहती है। तो रीवा जिला, पियावन जलप्रपात, बीहड़ नदी। इसके बाद बात करते हैं बैलोही जलप्रपात के बारे में। तो याद रखना, रवा को बैल और गाय खाती है। रवा को कौन कौन खाता है? बैल और गाय, ठीक है। तो रीवा जिले में बैलोही जलप्रपात गोरमा नदी पर स्थित है। इसके बाद बात करते हैं पांडव कीन में पानी भरते थे। जो पांडव है, पांडव कीन में पानी भरते थे। तो पांडव जलप्रपात, कीन नदी, पन्ना। इसके बाद बात करते हैं गाथा बांधा पानी के केन में, ठीक है। गाथा बांध दिया पानी के केन में, गाथा बांधा, ठीक है, गाथा बांधा, गाथा बांधा पानी वाले केन में, ठीक है, गाथा बांधा पानी वाले केन में, ऐसे याद रखना। इसके बाद लक्ष्मण धारा जलप्रपात है। लक्ष्मण धारा नर पिएगा, ठीक है, लक्ष्मण धारा
लक्ष्मण धारा, ठीक है, कौन पिएगा? नर पिएगा, मतलब इंसान पिएगा तो अमर हो जाएगा, ठीक है। लक्ष्मण धारा जलप्रपात नर्मदा नदी अमरकंटक। इसके बाद दूध अगर नर पिएगा तो अमर हो जाएगा, तो दूध धारा जलप्रपात नर्मदा नदी अमरकंटक। शंभु धारा, ठीक है, शंभु की धारा नर पिएगा तो अमर हो जाएगा। लक्ष्मण की धारा नर पिएगा तो अमर हो जाएगा। दुग्ध की धारा नर पिएगा तो अमर हो जाएगा। शंभु की धारा नर पिएगा तो अमर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं जारवानी जलप्रपात के बारे में। तो जारे नर गुजर गया, जारे नर गुजर गया, जारवानी जलप्रपात, जारे नर गुजर गया, जारवानी जलप्रपात नर्मदा नदी गुजरात। दर्दी जलप्रपात दर्द दे रहा है नर को, क्यों दर्द दे रहा है नर को? क्योंकि वो खंड खंड हो गया बेचारा, ठीक है, खंडवा। झाड़ीदा, झाड़ीदा को याद रखना, झाड़ी में बल, वो भी क्या दौर था, झाड़ी में बल था, वो भी क्या दौर था। झाड़ीदा जलप्रपात चंबल नदी इंदौर। इसके बाद शीतला माता, शीतल में बल था, वो भी क्या दौर था। झाड़ी में बल था, वो भी क्या दौर था। शीतल में बल था, वो भी क्या दौर था। झाड़ीदा जलप्रपात चंबल नदी इंदौर, शीतला माता जलप्रपात चंबल नदी इंदौर। गांगुलपारा, गांगुलपारा कहाँ पर है? वैनगंगा में, ठीक है। गांगुलपारा जाएंगे हम वेन से, ठीक है, वेन से जाएंगे। और कितने घाट घूमते हुए जाएंगे? 12 घाट, 12 घाट घूमते हुए जाएंगे। फिर सुल्तानगढ़, याद रखना, सुल्तान का पारा शिवपुरी तक, ठीक है। सुल्तान का पारा कहाँ तक पहुँच जाता है? शिवपुरी तक पहुँच जाता है। सुल्तानगढ़ जलप्रपात पार्वती नदी शिवपुरी। इसके बाद ऊषा जलप्रपात जमदार नदी टीकमगढ़, ठीक है। ऊषा जम के टीका लगाती है, तो ऊषा जलप्रपात जमदार नदी टीकमगढ़। आगे बात करते हैं दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। इसका जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा वो MPPSC के प्रीलिम्स में इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। तो गाइस अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख झीलें एवं तालाब, ठीक है। क्या होते हैं झील तालाब? एक ऐसा भूभाग जहाँ पर जल, ठीक है, जल लंबे टाइम तक रहता है, झील कहलाती है। जिसका बहुत बड़ा भाग रहता है वो झील कहलाता है, जिसका छोटा भाग रहता है वो तालाब कहलाता है, ठीक है। ऐसा भूभाग जिसमें जल अधिक मात्रा तक रहता है और जिसका भूभाग अधिक होता है उसे झील कहते हैं, जिसका भूभाग कम होता है उसे तालाब कहते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? तो पहला फ़ायदा याद रखना, सबसे बड़ा फ़ायदा है कृषि में, ठीक है। कृषि में बेनिफिट है कि जो झील है या फिर तालाब है वहाँ से जो जल है वो कृषि कार्यों में लगाया जा सकता है। दूसरा बेनिफिट क्या है? तो दूसरा बेनिफिट ये है कि जल को एकत्रित किया जाएगा तो उससे जो उसका जो जल है उसको शहर में या फिर किसी जनसंख्या वाले क्षेत्र में पहुंचाया जा सकता है ताकि लोगों को पानी प्राप्त हो सके, सूखा से लड़ा जा सकता है। इसके साथ ही साथ यदि पानी को एकत्रित किया जाएगा तो वहाँ पर बोटिंग जैसी मनोरंजक गतिविधियाँ भी की जा सकती है। तो मध्य प्रदेश के जो प्रमुख झीलें हैं और तालाब है उनको एक एक करके हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देर न करते हुए हम पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले है भोजताल। भोजताल भोपाल शहर में स्थित है और याद रखना मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील भी यह भोजताल है। इसके बाद ग्वाला सागर। तो ग्वाला सागर के बारे में याद रखना, यह टीकमगढ़ जिले में स्थित है। इसका निर्माण चंदेल राजा मनोहर वर्मा ने किया था। इसके बाद बात करते हैं रानी तालाब के बारे में। रानी तालाब रफ और रीवा शहर के दक्षिणी भाग में स्थित है। झील के पश्चिम में देवी काली का एक मंदिर भी स्थित है। वो इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि रानी तालाब कहाँ पर है, रीवा जिले में स्थित है। गोविंदगढ़ तालाब रीवा जिले में स्थित है। तो गोविंद रवा खाता है। गोविंदगढ़ तालाब रीवा जिले में स्थित है और इस तालाब का निर्माण किया था रघुराज सिंह जुदेव ने किया था। और गोविंदगढ़ रीवा के महाराजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। याद रखना, गोविंदगढ़ रीवा के महाराजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, मतलब गर्मी में के समय में वो गोविंदगढ़ आ जाया करते थे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं संग्राम सागर झील के बारे में। तो संग्राम सागर झील जबलपुर का चर्चित पर्यटन स्थल है, ठीक है। इसका निर्माण गोंड शासक संग्राम शाह ने किया था। तो संग्राम सागर झील का निर्माण किसने किया था? संग्राम शाह ने। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है।
इसके बाद चिड़ीखो, यह झील राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो चिड़िया कहाँ पर रहती थी? राजा के घर में रहती थी। जो चिड़ीखो तालाब है वो कहाँ पर है, या जो चिड़ीखो झील है वो कहाँ पर है? राजगढ़ जिले में स्थित है। नरसिंहगढ़ को मालवाई कश्मीर कहा जाता है। मालवाई कश्मीर याद रखना, नरसिंहगढ़ को किया जाता है। जहाँ पर नर ही नर रहेंगे उसे मालवाई कश्मीर कहेंगे, ऐसे भी याद रख सकते हैं। बावन ताल का शहर जबलपुर को कहा जाता है। जबलपुर को बावन ताल का शहर कहा जाता है। प्राचीन समय में जबलपुर शहर में 52 तालाब में 94 तलैया थी। ठीक है, उसके बाद जबलपुर में हनुमान ताल, रानी ताल, गलोवा ताल, देवताल, सपा ताल, माड़ो ताल, आधार ताल, गंग ताल, परशुराम कुंड, संग्राम सागर झील जबलपुर जिले में स्थित है। याद रखना। झीलों की नगरी भोपाल को कहा जाता है। भोपाल शहर को मध्य प्रदेश की झील नगरी कहा जाता है। भोपाल में लोअर झील, अपर झील, शाहपुर झील, मनीषा झील, मोतिया तालाब आदि स्थित है। इसके बाद अगर बात करते हैं अन्य प्रमुख झीलों के बारे में, तो सिरपुर यशवंत सागर इंदौर में स्थित है। ठीक है, देखो सिरपूरा यस्का कहाँ पर है? इंदौर में। ठीक है, तो सिरपुर यशवंत सागर झील कहाँ पर है? इंदौर में। सिरपुर झील रामसर भूमि के लिए प्रस्तावित है। ठीक है, रामसर भूमि के अंतर्गत आपको ज्ञात होगा कि जो आर्द्र भूमियाँ हैं उनको रखा जाता है। सांख्य सागर, माधव सागर, जादव सागर। ठीक है, सांख्य माधव जादव, याद रखना, सांख्य माधव जादव कहाँ पर है? शिवपुरी में। यह झीलें माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इसके बाद मुंज सागर, कापूर सागर, मुंज। ठीक है, मूछ वाले कपूर कहाँ पर रहते हैं? मांडू में। मूछ वाले कापूर, याद रखना, मांडू में रहते हैं। मूछ वाले जो कापूर साहब है ना, वो मांडू में रहते हैं। मुंज सागर झील का निर्माण वागपति मुंज के द्वारा कराया गया था। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में। हर साल एमपीपीएससी के एग्जाम में यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन आता है, हर साल। फिर भी बच्चे से गलत करते हैं। ठीक है, और क्या आता है मिट्टियों के बारे में, कि कौन सी मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, बस यही क्वेश्चन रहते हैं हर साल। बट थोड़ा हर साल लैंग्वेज को बदल देता है और जो बच्चे हैं उसमें फंस जाते हैं और हर साल यहाँ से क्वेश्चन को गलत करते हैं। बट विश्वास कीजिए, यहाँ से पढ़ने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन मिट्टी से संबंधित गलत नहीं होगा। तो याद रखना, एक एक करके मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से डायग्राम दिया गया क्षेत्रों के बारे में। आप रफ डायग्राम बना सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कैसे डायग्राम आप बना सकते हैं। देखिए, आप ऐसे बना सकते हैं। देखिए, आप ऐसे एमपी का मैप बनाना सिंपल ही है, तो बना ही लोगे आप लोग। तो पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए, इसको यहाँ से खींचना। ठीक है, इसको यहाँ से लाना और यहाँ पर ऐसे मिला देना, नीचे के भाग को ऐसे गोला कर देना। ठीक है, तो आपको बन गया मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है काली मिट्टी। इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, यहाँ पर पाई जाती है लाल पीली मिट्टी और इस क्षेत्र में पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको चीज़ें याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने जो मैप बनाया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लाल पीली मिट्टी, हम इसको थोड़ा, ये हमारा स्टेबल हो गया। तो ये ऊपरी भाग में जलोढ़ मिट्टी ऐसे भागों में पाई जाती है जहाँ से कोई नदी बहती है। तो यहाँ से कौन सी नदी बहती है? चंबल नदी, आपको पता होगा, चंबल और उसकी सहायक नदी बहती है। यहाँ पर ये काली मिट्टी का निर्माण दक्कन ट्रैप से हुआ। याद रखना, ज्वालामुखी क्रियाओं के माध्यम से इसका निर्माण हुआ है। इसके बाद ये जो मिट्टी दिख रही है आपको, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट का मतलब होता है, लेटेराइट जो है वो लेटर सबसे मिलकर बना है। ठीक है, इन मिट्टी का इस्तेमाल एक्चुअल में किया जाता है ईंटें बनाने के लिए। ठीक है, मिश्रित मिट्टी, जब विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ मिल जाती है तो मिश्रित मिट्टी का निर्माण होता है। लाल पीली मिट्टी जो है, पहले वैसे पीली मिट्टी जैसा कुछ होता नहीं है। जब लाल मिट्टी में पानी मिल जाता है ना तो वो पीली मिट्टी की तरह दिखने लगती है। ठीक है, यहाँ पर वैसे चावल बहुत होता है इस क्षेत्र में, याद रखना। एक एक करके मिट्टी के बारे में बात करते हैं। काली मिट्टी मतलब हम सबसे पहले काली मिट्टी, तो इस क्षेत्र के बारे में बात करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। काली मिट्टी के 3 टाइप है। एक साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी। ठीक है, जिसमें जो कालापन है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो गहरी काली मिट्टी। जिसमें साधारण होता है साधारण काली मिट्टी, और जो छिछली होती है, ठीक है, तो छिछली काली मिट्टी, याद रखना। सबसे पहले काली मिट्टी के बारे में देख लेते हैं। काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से हुआ है। ठीक है, बेसाल्ट चट्टान मतलब जो दक्कन ट्रैप बना था ना, दक्कन ट्रैप के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। इस मिट्टी को
के कई नाम हैं, जैसे रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, चेरनोजम कहा जाता है। चेरनोजम क्यों कहते हैं? कैल्शियम की अधिकता के कारण। काली मिट्टी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, तो याद रखना इस कारण इसको चेरनोजम भी कहते हैं। वह कन्नर के नाम से भी जाना जाता है। कितने सारे नाम है देखो इसको, रेगुर मिट्टी, कपासी, चेरनोजम, कन्नर। ठीक है, कितने नाम हो गए? काली मिट्टी 1 2 3 4 5, तो 5 नाम याद रखना। ठीक है, काली मिट्टी, रेगुन मिट्टी, कपासी मिट्टी। कपासी मिट्टी क्यों? क्योंकि कपास बहुत ज़्यादा होता है। चेरनोजम क्यों? कैल्शियम की अधिकता के कारण। और कन्नर के नाम से जाना जाता है। फिर ये मध्य प्रदेश के जितनी भी मिट्टी है ना, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल लगभग, मतलब जितना भी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, उसमें 47 मतलब आधा, लगभग आधी % जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। इसमें क्या क्या तत्व पाए जाते हैं? तो याद रखना, आयरन मतलब लोहा पाया जाता है, चूना और कैल्शियम। आयरन, चूना, कैल्शियम, आयरन, चूना, कैल्शियम, आयरन, चूना, कैल्शियम। इसके बाद इसकी कमी, इसमें कौन सी तत्वों की कमी रहती है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। वैसे तो पोटास सब में कम ही मिलेगा, ठीक है, जितनी भी हम मिट्टियाँ बढ़ेंगे पोटास तो याद रखना होगा ही नहीं, कुछ ही मिट्टी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो याद रखना नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसमें कमी है। इसके बाद इस मिट्टी की प्रमुख फसलें क्या क्या होता है काली मिट्टी में? तो कपास होता है भाई सबसे ज़्यादा, सोयाबीन और मूंगफली। कपास, सोयाबीन और मूंगफली। अगर हम मध्य प्रदेश में देखें ना, तो जैसे सोयाबीन के बारे में बात करें तो उज्जैन वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो उज्जैन वाला क्षेत्र कहाँ पर आएगा? ये काली मिट्टी वाले भाग में आएगा। तो याद रखना कि याद रखना कि यहाँ पर कपास, सोयाबीन और मूंगफली का उत्पादन अच्छी खासी मात्रा में होता है। इस मिट्टी का विस्तार मालवा के पठार और निमाड़ क्षेत्र में मिलता है। मालवा के पठार से लेकर निमाड़ क्षेत्र में इसका विस्तार मिलता है। अन्य क्या विशेषताएं इसकी? स्वयं जोत वाली, इसे सेल्फ प्लगिंग होती है। ठीक है, स्वयं जोत वाली से कहते हैं, इसलिए इसमें सिंचाई की अधिक आवश्यकता नहीं होती, मतलब खुद को रिकवर करना ही मिट्टी जानती है। काली मिट्टी का काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण यह काले रंग की होती है। पानी मिलने पर फूल जाती है, ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है इसमें। काली मिट्टी में स्वेलिंग हो जाती है और चिपचिपी हो जाती है। पानी की कमी होने पर सिकुड़ जाती है। पानी ज़्यादा होगा तो फूल जाएगी और चिपचिपी हो जाएगी, और पानी की कमी होने पर सिकुड़ जाती है, सिंक हो जाती है, सिंक कर जाती है। इसके बाद काली मिट्टी का वर्गीकरण 3 टाइप से किया गया। साधारण काली मिट्टी मालवा क्षेत्र में, गहरी काली मिट्टी निमाड़ क्षेत्र में, और छिछली काली मिट्टी सतपुड़ा क्षेत्र में। एक बार फिर से मैप देख लेते हैं। देखो, साधारण काली मिट्टी मालवा क्षेत्र में, साधारण काली मिट्टी, साधारण मालवा, साधारण क्या है? मालवा, ठीक है। जिसके पास माल होगा, जिसके पास पैसा होगा वो साधारण होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, बट याद रखना जिसके पास माल होगा, जिसके पास धन होगा, संपत्ति होगी, वो साधारण होगा। साधारण काली मिट्टी मालवा क्षेत्र में, गहरी काली मिट्टी निमाड़ क्षेत्र में, और छिछली काली मिट्टी सबसे नीचे है, छिछली काली मिट्टी मतलब सतपुड़ा क्षेत्र में। ठीक है। लाल पीली मिट्टी, इसका निर्माण ग्रेनाइट व नीस चट्टानों के अपरदन से हुआ है। एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं ग्रेनाइट व नीस चट्टानों के निर्माण के अपरदन से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? तो याद रखना लाल पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है। अन्य नाम क्या है इससे? तो इसको चलका और डोरसा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 33% भागों में यह पाई जाती है। इस मिट्टी में आयरन तत्व की अधिकता होती है। ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तत्व की कमी होती है। वही मैंने बताया, इसमें भी नाइट्रोजन नहीं है, फास्फोरस नहीं है, पोटास नहीं, पर इसमें ह्यूमस भी नहीं है। लाल पीली मिट्टी में ह्यूमस नहीं है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद यह मिट्टी धान के लिए सर्व उपयुक्त मानी जाती है। मैंने बताया इससे पहले भी। इसमें कौन सा क्षेत्र आएगा? बघेलखंड का क्षेत्र इसमें दिखाई देगा। इसके बाद इस मिट्टी का काला रंग, या इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। फेरिक ऑक्साइड के कारण यह लाल होती है, और जब इसमें जल मिल जाता है तो इसका रंग पीला हो जाता है। मिश्रित मिट्टी, यह 10% भागों में पाई जाती है। एक मिनट इसको हम स्टेबल कर देते हैं थोड़ा। मिश्रित मिट्टी लगभग 10% भागों में पाई जाती है। इसमें आयरन की प्रचुरता होती है। इन एनपीके तो की कमी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटास है उसकी भी कमी इसमें दिखाई देती है। इसके बाद यह मिट्टी गेहूं, धान व तिल के लिए उपयुक्त है। इसमें गेहूं भी अच्छा होगा, धान भी अच्छा होगा और तिल भी अच्छा होगा। इसका विस्तार बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्रों में मिलता है। ठीक है, मैप समझ ली तो आपको पता चल जाएगी कौन से क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं
इन मिट्टी का निर्माण ऐसे क्षेत्रों में होता है जहाँ से जल बहता है, ठीक है। तो नदियों के अवसाद जमने से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। अवसाद मतलब जो भी नदी अपने प्रवाहित भाग से जो लेकर आती है, जो गाद वगैरह जो मिट्टी लेकर आती है, उन मिट्टी के जमने से इसका निर्माण हुआ है। इस मिट्टी को दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी मध्य प्रदेश के लगभग 3% भागों में, बहुत कम परसेंट मतलब क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? ऊपरी भागों में, याद रखना। पोटास की अधिकता के कारण देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटास में मिल रहा है बस, बाकी सब में कमी मिल रही है। पोटास अब किस में मिल रहा है? जलोढ़ मिट्टी में। पोटास की अधिकता के कारण यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की तो कमी अभी पड़ती आ रही है, पर इसमें पोटास है, याद रखना। इस मिट्टी की प्रमुख फसल गेहूँ और गन्ना है। इसका विस्तार चंबल और नर्मदा घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है। इसके बाद बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी के बारे में। इसका जो अन्य नाम है वो है लाल भूरी मिट्टी, और भट्टा मिट्टी भी कहते हैं, मतलब इससे ईंट का निर्माण किया जाता है। यह मिट्टी मध्य प्रदेश के लगभग 2.5% भागों में पाई जाती है। इसमें आयरन व एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। लेटेराइट मिट्टी में आपको आयरन भी मिलेगा और एल्यूमिनियम भी मिलेगा। इसमें ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी सबसे कम उपजाऊ भी होती है। इसका विस्तार सबसे कम उपजाऊ होती है, काम क्या है इसका? सिर्फ ईंटें वगैरह बनाना। इसकी प्रमुख फसलें ज्वार, मक्का और कॉफ़ी है। इसका विस्तार सतपुड़ा क्षेत्र मतलब छिंदवाड़ा और बैतूल में मिलता है। मध्य भारत, मंदसौर, नीमच, श्योपुर में भी यह दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ ये जो कोटेशन है ये पढ़ा करो, बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। इतना पढ़ो कि आपके होने वाले बच्चे का गोवा प्लान कभी कैंसिल ना हो, ठीक है। बहुत बढ़िया। कुछ क्विक रिवीजन के लिए पॉइंट दिए गए हैं, तो हमने ये सब डिस्कस कर ही लिया है, तो उनको फिर से करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ये याद रखना है, गली एरोजन, ठीक है। इस प्रकार के अपरदन में मृदा में बड़ी व अधिक गहरी नालियाँ बन जाती हैं। इन खंडरों को बीहड़ कहते हैं। उदाहरण चंबल घाटी के द्वारा अवनाली का अपरदन देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ प्रभावी जिला मुरैना, भिंड एवं श्योपुर है। आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, जैसे भीष्म से याद रख सकते हैं। भिंड, श्योपुर, मुरैना। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ प्रभावी जिले हैं भिंड, श्योपुर, मुरैना, या फिर मुरैना, भिंड, श्योपुर। मुरैना, भिंड, श्योपुर। भीष्म ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। कुछ अन्य मृदाओं के बारे में बात करें। अम्लीय मृदा, ऐसी मृदा जिसमें मृदा में जो अम्लीय तत्व है उसकी अधिकता हो जाती है। तो अधिक वर्षा के कारण मृदा की ऊपरी सतह से क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम। अम्लीय मृदा कब होगी? जब उसमें क्षारीय तत्व खत्म हो जाएंगे। क्षारीय तत्व कैसे खत्म होंगे? जब बारिश होगी। तो अधिक वर्षा के कारण मृदा की ऊपरी सतह से क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि पानी में बह जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा का पीएच मान 7 से कम हो जाता है। याद रखना, जो पीएच मान है अगर 7 होगा, ठीक है, 7 होगा तो ना तो क्षारीय ना ही अम्लीय। जैसे वाटर का जो पीएच मान है वो होता है 7, ठीक है, ना तो अम्लीय है ना क्षारीय। 7 से कम होने पर अम्लीय, 7 से अधिक होने पर जो मृदा है या फिर कोई भी तत्व है वो क्षारीय हो जाता है। तो मृदा का पीएच मान 7 से कम हो जाता है, ऐसी मृदा को हम अम्लीय मृदा कहते हैं। अम्लीय मृदा में हाइड्रोजन प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। अम्लीय मृदा के समाधान के लिए चूना का अधिक प्रयोग किया जाता है। चूना क्या है? क्षारीय है, ठीक है। तो अगर क्षारीयता बढ़ानी है, क्योंकि अम्लीयता बढ़ गई है, ठीक है, तो क्षारीय तत्वों को समाहित करना है तो चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है, चूने का अधिक प्रयोग किया जाता है। क्षारीय मृदा में क्या होता है? जब पीएच मान जो है वो 7 से अधिक हो जाए तो इसे क्षारीय मृदा कहते हैं। और हम देखते हैं क्षारीय तत्व तो जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम आदि घुलनशील और पानी के साथ नष्ट नहीं होते, ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाते हैं। जब हट जाएंगे तो अम्लीय मृदा बन जाएगी, और जब रहेंगे ये तो क्षारीय मृदा, ठीक है। इसमें इसके समाधान के लिए जिप्सम और पायराइट का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय मृदा के समाधान के लिए, अम्लीय मतलब सीधे सिंपल चीज़, चूने के पत्थर का इस्तेमाल। क्षारीय कुछ बड़ी बात हो रही है तो जिप्सम और पायराइट का इस्तेमाल। दिमागी कसरत आप इसमें कर सकते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में कृषि के बारे में। मध्य प्रदेश में जो प्रमुख मृदा है, प्रमुख मृदा के बारे में पढ़ चुके हैं, काली मृदा के बारे में पढ़ चुके हैं। 3 टाइप पढ़े हमने, गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी के बारे में हमने पढ़े कि बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है। मिश्रित मिट्टी के बारे में हमने पढ़े। लेटेराइट के बारे में पढ़े कि इसे भट्टा मिट्टी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़े कि सबसे कम क्षेत्र में यह पाई जाती है, ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी में हमने देखा कि पोटास की अधिकता के कारण यह सर्वाधिक उपजाऊ होती है, सबसे कम उपजाऊ। लेटेराइट के बारे में भी हमने पढ़ा। चेरनोजम मृदा किसे कहते हैं? काली मृदा को कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? कैल्शियम तत्वों की अधिकता के कारण। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। लाल मिट्टी में जब पानी मिल जाता है तो उससे पीली मिट्टी का निर्माण होता है।
इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में कृषि के बारे में। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, बट मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट इससे मिल सकते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं फसल के प्रकार के बारे में कि कौन सी फसल मध्य प्रदेश में होती है। तो खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद और अन्य फसलों के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद प्रमुख फसल कौन सी जिसका उत्पादन किया जाता है, गेहूं का उत्पादन किया जाता है, चावल, मक्का, सोयाबीन और कपास। इसके बाद बागवानी में बात की जाए तो फल, सब्जियां, ऐसे फसल जिनकी विशेष केयर की आवश्यकता होती है, ठीक है, सीमित मात्रा में इनको लगाया जाता है, ठीक है। अभी तो अधिक मात्रा में इनका प्रयोग भी किया जाने लगा है। तो याद रखना, फल, सब्जियां और मसाले, फल, सब्जियां और मसाले बागवानी फसल के अंतर्गत जिनका उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है। मध्य प्रदेश में देखो, अगर आपने कुछ फसल का उत्पादन करना है तो सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। तो जल की जो आवश्यकता होती है वो सिंचाई के साधनों के माध्यम से पूर्ति की जाती है। तो सिंचाई कैसे की जाती है? कुएं के माध्यम से, नहरें, तालाब और अन्य कुछ तत्व हैं जिनके माध्यम से सिंचाई की जाती है। इसके बाद अन्य जो चीज़ें हैं कृषि से संबंधित, वह अनुसंधान केंद्र जहाँ पर बीजों का अनुसंधान किया जाता है, नए नए बीज इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। AEZ के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख फसलों की किस्मों के बारे में भी हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। फसलों का वर्गीकरण जो है मुख्य तौर पर 2 भागों में किया गया है, रबी की फसल और खरीफ की फसल। रबी की फसल और खरीफ की फसल। तो रबी की जो फसल है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहले खाद्यान्न की फसल, ऐसी फसल जिनका प्रयोग भोज्य पदार्थ के रूप में या फिर खाने के रूप में किया जाता है, ठीक है, नित्य तौर पर खाने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उसे खाद्यान्न की फसल कहते हैं, जैसे गेहूँ और जौ। फिर ऐसी फसल जिनसे तेल निकाला जाता है, जैसे सरसों, सूरजमुखी और अलसी। सरसों, सूरजमुखी और अलसी। इसके बाद दलहन फसलों के बारे में बात करें, ऐसी फसल जिनका प्रयोग दाल के रूप में किया जाता है, चना, मसूर और मटर। फिर अन्य फसलों के बारे में बात करें तो अदरक, अफीम, लहसुन और धनिया। ये सारी फसलें रबी की फसल हैं। रबी और खरीफ की फसल में इतना सा डिफरेंस याद रखना, जो रबी की फसल है उसमें जल की कम मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यह आमतौर पर सर्दी वाले टाइम में यह लगाई जाती है। उसके बाद खरीफ फसल में पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो मानसून के टाइम मतलब जून जुलाई के टाइम इसको लगाया जाता है। तो याद रखना, खाद्यान्न फसल में खरीफ फसल के अंतर्गत ऐसी फसल जिनको खाया जाता है, ठीक है, नित्य जिनका प्रयोग किया जाता है, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा। तिलहन में कपास, तिल और मूंगफली। उसके बाद दलहन में उड़द, अरहर और मूंग, ठीक है। और उसके बाद अन्य में जूट और तंबाकू। मैं कैसे याद रखता हूँ इन सब चीज़ों को? जैसे हमारे घर में खरीफ की फसल जब लगती है, ठीक है, जब चावल लगता है, ठीक है, खरीफ की फसल में इंपॉर्टेंट है सबसे चावल, क्योंकि चावल में सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ज्वार मोटी फसल है, मक्का, बाजरा ये सब मोटी फसल है, तो मोटी फसलों में पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। फिर याद रखना, हम जब चावल जब लगाते हैं ना, ठीक है, तो साइड साइड में हम क्या करते हैं, तुवल भी लगा देते हैं, मतलब अरहर, उड़द और मूंग लगा देते हैं, ठीक है, याद रखना। तो दलहन फसलों को आप ऐसे याद रख सकते हैं। जहाँ पर गेहूँ लगता है वहाँ पर चना और मसूर भी लगाई जाती है, ठीक है। गेहूँ और जहाँ पर चना लगता है ना, तो क्या होता है, बीच बीच में मटर भी लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप, कुछ भी ऐसे ट्रिक बनाइए जिससे आपको लंबे टाइम तक याद रहे। इसके बाद खरीफ की फसल जो है, खरीफ की फसल में मैंने बताया पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और पानी हर कोई सिंचाई अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका जो खरीफ है, खरीफ को कब बोया जाता है? मानसून के समय, अमूमन जून से जुलाई के बीच में। और कटाई कब की जाती है? सितंबर से अक्टूबर में, मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। जून से याद रखना जुलाई, अगस्त, सितंबर, और जुलाई से याद रखना अक्टूबर। 3 महीने का डिफरेंस रहता है इनमें। मक्का, जिनमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है, जैसे मोटी फसल जो होती है, मक्का, धान, कपास, सोयाबीन, ठीक है, इनको खरीफ फसल के अंतर्गत लाया जाता है। इसके बाद रबी फसल, शीतकालीन फसल इसे कहते हैं, अक्टूबर नवंबर में इसको लगाया जाता है। और गेहूँ, सरसों, मटर, चना, इसमें 4 महीना लगभग लग जाता है, गेहूँ, सरसों, मटर, चना। ग्रीष्मकालीन, ठीक है, ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मी में भी लगाए जाते हैं, जैसे तरबूज लगाए जाते हैं, कद्दू लगाए जाते हैं। तो मार्च, अप्रैल में लगाए जाते हैं और मई, जून में काटे जाते हैं, याद रखना। अन्य फसलों के प्रकारों के अगर बारे में बात करें तो सबसे पहले रेशेदार फसलें, तो इन्हें फाइबर क्रॉप्स भी कहा जाता है, ठीक है। रेशेदार फसलें या जिन्हें फाइबर्स क्रॉप भी कहा जाता है, ऐसी फसलें जिनसे रेशे निकलते हैं, जैसे जूट, कपास, पटसन और सनई। फिर उद्दीपन फसलें जिनके उपभोग से, ठीक है, जिनके उपभोग से अलग प्रकार की एनर्जी
अलग प्रकार के उत्साह प्राप्त हो जाता है, जैसे कपास, तंबाकू, चाय, गांजा, अफीम और भांग। ठीक है, तो इन्हें उद्दीपन फसलें कहते हैं। ठीक है, जो हार्मोन्स को अलग तरीके से डाइवर्ट कर देते हैं। फिर चारा फसलें, जिनका प्रयोग चारे के तौर पर किया जाता है, तो इनमें प्रमुख है नेपियर लेविया। ठीक है, ये जो दो नाम है थोड़े इंग्लिश नेम है, तो याद रखना आप इसको, नेपियर लेविया प्यूलसर्न। ठीक है, नेपियर लेविया, ल्यूसर्न, बरसीम, रिजका और ज्वार, ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेपियर और लेविया, नेपियर और लेविया, नेपियर और लेविया, नेपियर और लेविया, नेपियर और लेविया। जड़ें फसलें, ऐसी फसलें जो जड़ में उगती है, जैसे गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद। फिर तना फसलें, आलू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तना फसलें अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, कौन सी है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी बन जाते हैं। आपको लगेगा जड़ वाली फसलें, पर जड़ वाली फसलें कौन सी है? गाजर, मूली, चुकंदर और शकरकंद। तना फसलें कौन सी है? आलू, अदरक, लहसुन, प्याज और हल्दी। तिलहनी फसलें, मूंगफली, मतलब ऐसी फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है, मूंगफली, अलसी, राई, कुसुम, सरसों, सूरजमुखी। इसके बाद दलहनी फसलें ऐसी फसलें जिनका प्रयोग दाल के तौर पर किया जाता है, दाल के रूप में किया जाता है, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, चना और बरबट। इसके बाद नगद फसलें, जिनको आप तुरंत बेच करके फ़ायदा आपको मिल सकता है। ठीक है, मार्केट में जा कर के बेच सकते हैं, ऐसी जो फसलें हैं। ठीक है, ये जिनसे बहुत अधिक लाभ मिलते हैं, जैसे गन्ना, तंबाकू, मूंगफली, चाय, कॉफ़ी, कपास आदि। खाद्यान्न फसलें जिनका खाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, तो इनमें प्रमुख है गेहूँ, चावल और मक्का। गेहूँ, चावल और मक्का। मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड लगातार 7वीं बार प्राप्त हुआ है, ये चीज़ भी याद रखना है। प्रमुख फसलों के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ जो महत्वपूर्ण फसलें एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। गेहूँ, जिसका जो कुल है वो है ग्रेमिनेसी। ठीक है, ग्रेमिनेसी। इसका वानस्पतिक नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, तो गेहूं को अच्छे से ट्रीट करना है, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। जलवायु कौन सी लगती है? ना तो ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, समशीतोष्ण। इसके बाद औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम की आवश्यकता होती है। इसके बाद बात करते हैं इसकी किस्मों के बारे में, तो सराबती, राज, लोकमन, सुजाता, कल्याण, सोना, मैक्रोनी, मैक्रोनी गेहूँ। ठीक है, ठीक है, याद रखना। शरारती सुजाता ने लोकमन को, शरारती सुजाता ने लोकमन को कल्याण सोना दिया। शरारती शरारती सुजाता ने लोकमन को कल्याण सोना दिया। तो सरबती याद रखना, लोकमन याद रखना, सुजाता, कल्याण सोना। और मैक्रोनी, मैक्रोनी गेहूँ तो याद रह गई। इसके बाद ट्रिटिकम गेहूँ, राई और गेहूँ के संकर से वैज्ञानिकों द्वारा निर्माण किया गया। संकर मतलब जब दो किस्मों को मिला दिया जाता है तो संकर किस्म का निर्माण होता है। राई और गेहूँ के संकर से, ट्रिटिकम गेहूँ का निर्माण किया गया। गेहूँ में जो रोग है, जो लगते हैं रोग, वो है टुंडू और किट्टू रोग, टुंडू और किट्टू रोग। ठीक है, इसके बाद अग्रणी उत्पादक जिला होशंगाबाद, सीहोर और नरसिंहपुर। होशंगाबाद, सीहोर और नरसिंहपुर। आप हुस्न ट्रिक से याद रख सकते हैं, ह फॉर होशंगाबाद, स फॉर सीहोर और न फॉर नरसिंहपुर। आगे याद रखते हैं जो चावल है, चावल के बारे में पढ़ते हैं। चावल जिसे राइस भी कहते हैं, ये ग्रेमिनेसी कुल का है, और गेहूँ भी ग्रेमिनेसी कुल का था। इसके बाद इसका वानस्पतिक नाम है, देखो चावल को राइस कहते हैं, तो वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा। और गर्मी की आवश्यकता होती है अच्छे खासे तापमान की, तो यह उष्णकटिबंधीय फसल है। इसके बाद वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक, गेहूँ में 100 सेंटीमीटर से कम, इसमें 100 सेंटीमीटर से अधिक। प्रमुख किस्मों के बारे में बात करें तो चिन्नौर, रंजीत, सब, अमन, गोल्डन राइस इसमें प्रमुख किस्में हैं। इसके बाद विटामिन ए का स्रोत गोल्डन राइस है। अग्रणी उत्पादक जिले सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं? उज्जैन में। ठीक है, तो जहाँ भी चावल होगा वहाँ पर जाना है। ठीक है, तो उज्जैन और धार, उज्जैन और धार। अग्रणी उत्पादक जिले, देश के बारे में बात करते हैं। यूएसए में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है, फिर ब्राज़ील में, और फिर और अर्जेंटीना में। ठीक है, सॉरी, एक मिनट, थोड़ा मिस मिस थोड़ी मिस्टेक हो गई इसमें, याद रखना।
देखो इसमें जो रोग है चावल में वो है अंगमारी खैरा। अग्रणी उत्पादक जिले हैं बालाघाट और सिवनी। बालाघाट और सिवनी, बालाघाट का जो चिन्नौर चावल है वो बहुत फेमस है, सिवनी का काला मूछ फेमस है। इसके बाद वैसे तो हमने जो इन्फॉर्मेशन बताई थी अभी इससे पहले, जैसे अग्रणी उत्पादक जिले और अग्रणी उत्पादक देश, ये जो है ये बात करेंगे हम सोयाबीन के बारे में। तो अभी उससे पहले मक्के के बारे में पढ़ लेते हैं। मक्का का जो कुल है वो है ग्रेमिनीसी। ग्रेमिनीसी कुल का है। वनस्पति का नाम जिया मैच, किस्म पिंटल और डेट, रोग वाइट बर्ड। अग्रणी उत्पादक जिले छिंदवाड़ा और नीमच। इसके बाद कॉफ़ी के बारे में बात करें, इसका जो कुल है वो है रूई एसी। किसमें है अरेबिक, रोबस्टा और लाइबेरिका। अरेबिका, रोबेस्टा और लाइबेरिका। अग्रणी उत्पादक जिला है बैतूल। ठीक है। बैतूल के कुकड़ू हिल्स पर ब्रिटिश नागरिक सेंट विल्फोर्ड एवं फ्लोरेंस हेंड्रिक्स ने 110 हेक्टेयर में कॉफ़ी के बागान लगाए थे। सोयाबीन के बारे में बात करें, इसका कुल है लेग्यूमिनेसी और इसका वानस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। ठीक है, तो याद रखना सोयाबीन से अच्छा मैक्स बनता है। ठीक है, ग्लाइसिन मैक्स। अग्रणी उत्पादक जिले उज्जैन और धार। ठीक है, सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन उज्जैन में होता है, उसके बाद धार में। याद रखना अग्रणी उत्पादक देश यूएसए, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। कपास के बारे में बात करें तो कपास को बेच करके अच्छा खासा माल कमा सकते हैं। तो कपास का जो कुल है वो है मालवेसी। किस्में के बारे में बात करें तो महालक्ष्मी और जयलक्ष्मी। लक्ष्मी जहाँ पर आया तो कपास के बारे में बात हो रही है, याद रखना। अग्रणी उत्पादक जिले कपास है। ठीक है, कपास कौन पहनता है? खरगोश पहनता है। तो कपास याद रखना अग्रणी उत्पादक जिलों में खरगोन और खंडवा। विशेष खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर सुनहरे जिले के नाम से प्रसिद्ध है। सुनहरे जिले किसे कहा जाता है? खरगोन, खरगोन और खंडवा। देखो, ख फॉर खंडवा और ख फॉर खरगोन, ब फॉर बुरहानपुर और ब फॉर बड़वानी। तंबाकू के बारे में बात करें तो वानस्पतिक नाम निकोटियाना है। इससे निकोटीन निकल मिलता है, तो इसका वानस्पतिक नाम याद रखना वो है निकोटियाना। जलवायु उष्णकटिबंधीय। किसमें? निकोटियाना रेटिस्का और निकोटियाना टोबेकम। अग्रणी उत्पादक जिले के बारे में बात करें तो रीवा और सतना। गन्ना, गन्ने का जो कुल है वो है पोएसी। वानस्पतिक नाम सैक्रम ऑफिसिनेरम। ठीक है, जलवायु उष्णकटिबंधीय मतलब गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। किसमें? बाहुबली और श्रीमुख। ठीक है, जो भी गन्ना खाएगा वो बाहुबली बन जाएगा। अग्रणी उत्पादक जिला नरसिंहपुर। गन्ने को याद रखना नरसिंह खाता है। मूंगफली लेग्यूमिनेसी। वानस्पतिक नाम इरिकिस हाइपोजिया। जलवायु उष्णकटिबंधीय। किसमें? कौशल, चंद्रा, चित्रा, विक्रम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सरसों सरस ब्रश करता है। सरस जो है वो क्या करता है? ब्रश करता है। तो सरसों ब्रेसा केसी इसका कुल है। उत्पादक जिले मुरैना और ग्वालियर। अफीम, अफीम पेपे करता है। जो भी अफीम पीता है, जो भी अफीम खाता है वो पेपे करता है। वानस्पतिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम। अग्रणी उत्पादक जिला मंदसौर और नीमच। दलहन के बारे में बात करें तो इसका कुल लेग्यूमिनेशिया। अग्रणी उत्पादक जिला है नरसिंहपुर और सीहोर। मध्य प्रदेश में बागवानी के बारे में बात करें, अब बात करते हैं आम की। आम जो है उसका उत्पादक जिला है जबलपुर और रीवा। आम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है जबलपुर और रीवा में। आप ऐसे याद रख सकते हैं, आम को रवि खाता है तो उसे बल मिलता है। तो आम जबलपुर और रीवा। फिर याद रखना विशेष बात में जो नूरजहाँ है, नूरजहाँ आम की एक किस्म है जो अलीराजपुर में मिलती है, और सुंदरजहाँ एक और किस्म है जो रीवा ज़िले में मिलती है। कैसे याद रखेंगे? नूरजहाँ अली को पसंद करती है, मतलब अलीराजपुर, और सुंदरजहाँ, ठीक है, सुंदर कौन है? रवि है। तो आम के बारे में याद रखना, आम को रवि खाता है तो उसे बल मिलता है, रीवा जबलपुर। ठीक है, नूर जहाँ अली को पसंद करती है, अलीराजपुर। सुंदर जहाँ, सुंदर कौन है? रवि है। इसके बाद बात करते हैं आंवला के बारे में। तो आंवला को हम पन्ने में रख के खाते हैं, आंवले को पन्ने में रख के खाते हैं, ऐसे याद रखना। तो आंवला पन्ना। आंवला का डॉक्टर प्लांट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का आंवला जिला पन्ना को कहा जाता है। आंवले की प्रमुख किस्म कंचन और कृष्णा है। आंवले की प्रमुख किस्म कंचन और कृष्णा है, याद रखना। कंचन और कृष्णा साथ में आंवला खाते हैं पन्ने में रखकर, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अंगूर कहाँ पर मिलेगा? रतलाम में। अंगूर नगरी रतलाम को कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पपीता, पपीता को धार से काटेंगे तो पपीता का जो उत्पादक जिला है वो है धार। केला, केले खाने पर बुरहानपुर हो जाता, मतलब बुरा हाल हो जाता है। ठीक है, केला खाने पर बुरा हाल हो जाता है, तो केला बुरहानपुर। अमरूद, ठीक है, अमरूद, अमरूद जो है वो रीवा, रीवा में है। और ललित अमरूद की प्रसिद्ध किस्म है, याद रखना। जो अमरूद है उसको रवि बहुत पसंद करता है। अमरूद रीवा। ठीक है, रीवा। यह अमरूद में रवा मिलाकर खाते हैं। ठीक है, डिश बनाते हैं अमरूद में रवा मिलाकर।
ऐसे भी याद रख सकते हो। मध्य प्रदेश की प्रमुख सब्जी और मसाले उत्पादक जिले, ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद रखेंगे। तो आलू का दौर है, आलू का दौर है मतलब इंदौर, आलू का दौर है मतलब इंदौर। प्याज, प्याज में खंड खंड होते हैं, एक के बाद दूसरा खंड, तीसरा खंड, चौथा खंड, तो प्याज खंडवा। लहसुन, लहसुन मंद लोगों को खाना चाहिए, मंदसौर। धनिया, धनिया कई गुना सब्जी में डाला जाता है, तो धनिया गुना। टमाटर, जो भी टमाटर खाएगा लाल लाल, जो भी लाल टमाटर खाएगा लाल लाल बन जाएगा, मतलब बल मिल जाएगा उसको, तो टमाटर जबलपुर। मटर, जो भी मटर खाएगा उसको मिलेगा बल, ठीक है, तो मटर जबलपुर। उसके बाद अदरक, जैसे अदरक होता है ना बहुत अंदर, वैसे छिंद होती है बहुत ऊपर, ठीक है, तो अदरक छिंदवाड़ा। मिर्च, ठीक है, मिर्च जो है खंडवा और खरगोन, ठीक है। मिर्च जो है खाने पर खंड खंड हो जाता है खरगोश, मिर्च खाने पर खंड खंड हो जाता है खरगोश, मिर्च खंडवा खरगोन। फिर बीड़िया मिर्च की मंडी खरगोन में स्थित है। हल्दी, हल्दी लगाने पर बुरा हाल हो जाता है, हल्दी बुरहानपुर। धनिया कई गुना डालना है, तो गुना। सर्वाधिक फल उत्पादक जिला रतलाम, ठीक है, सर्वाधिक सब्जी उत्पादन छिंदवाड़ा। सबसे ज़्यादा जो फल उत्पादन होता है वो रतलाम में होता है, रतलाम को अंगूर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक सब्जी उत्पादन जिला छिंदवाड़ा, ठीक है। कौन और किस फसल के लिए जाना जाता है, किस सब्जी के लिए, अदरक के लिए जाना जाता है। उसके बाद सर्वाधिक मसाला उत्पादन बुरहानपुर, और बुरहानपुर किस काम के लिए जाना जाता है, तो बुरहानपुर हल्दी के लिए जाना जाता है, याद रखना, ठीक है। तो फल में याद रखना अंगूर रतलाम, सब्जी में याद रखना अदरक छिंदवाड़ा, और मसाले में याद रखना हल्दी बुरहानपुर। इसके बाद मध्य प्रदेश में सिंचाई के स्रोत, मध्य प्रदेश में जो पानी है वो किन स्रोतों से पहुँचता है, तो याद रखना भूमिगत जल में कुआं, नलकूप, तालाब है। धरातली जल में नहर, प्राकृतिक, कृत्रिम, नियतवाई और अनित्यवाई नहर है। कुएं और नलकूप सिंचाई, मध्य प्रदेश की कुल सिंचित भूमि के 67% भाग की सिंचाई कुएं एवं नलकूपों से होती है। देखो 67 मतलब लगभग 70% जो पानी है ना, जो सिंचाई है वो कुएं और नलकूप से होती है। वर्तमान में यह मध्य प्रदेश में सिंचाई के सर्वप्रमुख साधन हैं, अब होंगे ही 70%, अकेली कवर कर रहे हैं, तो कुएं एवं नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई प्रदेश में इंदौर और मंदसौर में होती है। कहाँ पर, इंदौर और मंदसौर। इंदौर में दौर है, इंदौर में किस चीज़ का दौर है, कुएं और नलकूप का। फिर है मंदसौर, ये भी याद रखना है। तालाब से सिंचाई, तालाब से थोड़ी कम सिंचाई होती है, 2.7% भाग में होती है। नहरों से सिंचाई 16.8% भागों में होती है, ये याद रखना है, ये स्टेटमेंट पूछेगा हमसे। तालाब से सिंचाई होती है बालाघाट में, ठीक है, बालाघाट में तालाब ही तालाब है, याद रखना, हर गाँव में तालाब। नहरों से सिंचाई होशंगाबाद, ठीक है, नहर में जिससे सिंचाई होगी, ठीक है, वो जो जिला है वो होश में रहेगा, ठीक है। बालाघाट में तालाब ही तालाब है, नहरों से सिंचाई हो रही है तो होश में है लोग। उसके बाद कुएं और नलकूप से याद रखना इंदौर और मंदसौर। नीतिवाही नहरें, ऐसी नहरें जो ऐसी नदियों से निकाली जाती है जहाँ पानी भरा रहता है, तो जिस नदी में पानी भरा रहेगा उसकी नदियों में भी पानी भरा रहेगा। अनित्यवाही नहरें, ऐसी नहरें जिनमें नित्य पानी नहीं बहता है उसे अनित्यवाही कहते हैं। फर्टिगेशन, फर्टिगेशन एक विधि है जिसमें क्या होता है ना, जल के साथ जो पानी होता है, पानी के साथ ही फर्टिलाइज़र मिला देते हैं, उर्वरक मिलाते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पानी जाएगा वहाँ वहाँ उर्वरक पहुँच जाएगा। इसकी खोज कहाँ से हुई थी, तो इसराइल में से की खोज हुई थी। इस विधि से सिंचाई होने से जल व उर्वरक दोनों का अधिकतम उपयोग होता है। इसके बाद एरा विधि के बारे में अगर बात करें तो फसल कटाई के तुरंत बाद मवेशियों को बिना चरवाहे के छोड़ना एरा प्रथा कहलाता है। इसे मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंधित है, ठीक है। अब जहाँ पर मिट्टी रिकवर कर रही है खुद को, वहाँ पर फसलों को मतलब वहाँ पर भेज दिए मवेशियों को, तो उससे क्या होगा, नुकसान होगा ना। इसके बाद सिंचाई योजना के बारे में बात करें तो 3 प्रकार की सिंचाई योजना होती है, लघु सिंचाई योजना, मध्यम सिंचाई योजना और वृहद सिंचाई योजना। जब 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य क्षेत्रों में, कृषि योग्य क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है लघु सिंचाई योजना, ठीक है। 2000 से 10,000 हेक्टेयर, 2000 लघु सिंचाई, 2000 से 10,000 और 10,000 से ऊपर। लघु सिंचाई योजना में कुएं, नलकूप, तालाब को प्रयोग किया जाता है। मध्यम सिंचाई योजना में छोटी नहर, वृहद सिंचाई योजना में बड़ी नहर। मध्य प्रदेश में झूम कृषि का मतलब होता है एक जगह में क्या करना, पेड़ वगैरह को काटना, खेती करना, फिर खेती से यहाँ से फसल प्राप्त करना, फिर किसी और जगह में जाना, फिर जड़ को मतलब पेड़ों को काटना, फिर वहाँ पर खेती करना, तो इसे झूम कृषि कहते हैं।
यह एक आदिम प्रकार की खेती है, मतलब आदि मानव इस प्रकार की खेती का प्रयोग करता था। ठीक है, इसके बाद याद रखना सब जो कम्युनिटी है उनकी अलग अलग क्या है, और जो झूम पद्धति है वो अलग अलग है। जैसे चिमाता भील जनजाति की, दाहिया बैगा जनजाति की झूम कृषि है। ठीक है, याद रखना जो चिमाता है, माता जो है, याद रखना माता, याद रखना दाहिया, दाहिया। ठीक है, कैसे याद रखेंगे इसको, जो माता है चिमाता भील की, तो चिमाता याद रखना, चिमाता माता, माता हमेशा भलाई के बारे में सोचती है, माता हमेशा भलाई के बारे में सोचती है। तो चिमाता भील जनजाति की झूम कृषि है। दाइया बैगा की, दाई जो है वो बैगा लोगों के घर में रहती है, ऐसे याद रखना। वर्तमान में यह कृषि प्रतिबंधित है। क्यों प्रतिबंधित? अगर ऐसे होने लगा तो पूरा जंगल ही खत्म हो जाएगा। सिंचाई संबंधित अन्य तथ्य, इसको ट्रिक से याद रखेंगे। बलराम, बलराम हमेशा कृष्ण के साथ साथ होता था। बलराम ताल योजना 2007 से आरंभ की गई। जल अभिषेक योजना, जो अभिषेक है ना वो बहुत लंबे लंबे छक्के मारता है, तो जल अभिषेक अभियान 2006 से आरंभ किया गया। खेत तालाब योजना, खेत में हर खेत के में तालाब साथ साथ में रहेगा, तो खेत तालाब योजना 2007। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला होशंगाबाद। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला, ठीक है, होश में था इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होने लगी। क्षेत्रफल मतलब बहुत ज़्यादा सिंचाई हुई। क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम सिंचित जिला डिंडोरी। ठीक है, डिंडोरी पता ही नहीं है उसको, डंडा ही लेके पड़ा हुआ है बस। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला, देखो बहुत सारे लोगों ने दांत दिखा दी। फिर होशंगाबाद में पानी मत पहुंचा तो दतिया के लोगों ने दांत दिखा दिए। तो जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला दतिया, जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम सिंचित जिला डिंडोरी। फिर डंडा पकड़ के खड़ा है। पलकमती सिंचाई टैंक रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश की पहली नहर वेनगंगा 1930 में बालाघाट में बनाई गई थी। गुलाब सागर नहर से सीधी जिले में सिंचाई की जाती है। गुलाब सागर जो नहर है उससे सीधी जिले में सिंचाई की जाती है, याद रखना। उसके बाद बात करें प्रमुख अनुसंधान केंद्र के बारे में, तो इसको ट्रिक से हम याद करने की कोशिश करेंगे और मुझे लगता है कि सारे आपको याद हो जाएंगे। अगर याद नहीं होते हैं तो फिर रिवाइज करना है। मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र, आम गोविंद को बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ रीवा। मध्य प्रदेश में गेहूँ अनुसंधान केंद्र, देखो गेहूँ सबसे ज़्यादा पवार लोग खाते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में गेहूँ अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा होशंगाबाद। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूँ अनुसंधान केंद्र खमरिया। ठीक है, मक्का और गेहूँ में खमीर मिलाने से बल मिलता है। ठीक है, मक्का और गेहूँ में खमीर मिलाने से बल मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र खमरिया जबलपुर। मध्य प्रदेश वन अनुसंधान केंद्र जबलपुर। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन। वन, वन में जिसके पास बल होगा वही जाएगा। कपास, कपास को कौन पहनता है? खरगोश। मध्य प्रदेश में चावल और धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी। चावल और धान बड़े बड़े रहते हैं तो बड़वानी। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर। सोयाबीन का भी अलग ही दौर चल रहा है। ठीक है, दलहन अनुसंधान केंद्र, दलहन अनुसंधान केंद्र अमलाहा। ठीक है, अमलाहा दल, ठीक है, याद रखना दलहन अनुसंधान केंद्र। दाल खाएंगे अमीर लोग, दाल कौन खाएगा? अमीर लोग। दलहन अनुसंधान केंद्र अमलाहा सीहोर। मध्य प्रदेश कृषि अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर। ठीक है, कृषि का अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च कौन करेगा? अमीर लोग। गन्ना अनुसंधान केंद्र, गन्ना उधार देने से पहले बोनी होना जरूरी है। गन्ना अनुसंधान केंद्र बोहानी। गाडरवाड़ा नरसिंहपुर। मध्य प्रदेश में अंगूर अनुसंधान केंद्र, अंगूर का सबसे ज़्यादा उत्पादन रतलाम में, तो रतलाम। मध्य प्रदेश केला अनुसंधान केंद्र सुखपुरी बुरहानपुर में प्रस्तावित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शाखा ग्वालियर में। आगे बात करें तो आप इनको याद रख सकते हैं। AEZ का मतलब होता है एग्री एक्सपोर्ट जोन, ऐसे जोन जिनका निर्माण निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो याद रखना AEZ, जैसे आलू प्याज लहसुन के लिए इंदौर खंडवा नीमच मंदसौर, मसाले के लिए गुना मंदसौर, शराबती गेहूँ के लिए भोपाल सीहोर, मसूर चना के लिए विदिशा और रायसेन। गेहूँ की प्रमुख किस्मों के बारे में बात करें तो सरबती, लोकमन, सुजाता। धान के बारे में याद रखना रंजीत, संवन, स्वर्ण संवन। सोयाबीन अहिल्या, अलंकार, प्रतिकार, अहिल्या, अलंकार और प्रतिकार। चना वैभव, विशाल, गौरव, राधे। ठीक है, तो सब मेरे दोस्तों के नाम है, वैभव, विशाल, गौरव, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं और चना खाते रहते हैं। ज्वार, ज्वार, ज्वार जो है लौकुश को था, लौकुश विदिशा 61। सरसों वरुणा, पीताम्बरी।
मूंगफली कौशल, चंद्रा, कपास, यामली, सुविन, अरहर, बहार, अमर, मटर, अपर्णा, रेशम, टसर, इरी, मूंगा ओक, अमरूद, अमरूद को ललित खाता है, अमरूद ललित, आलू, किफरी, चिप्सोना, ठीक है, आंवला, कंचन, प्रतापगढ़, आम, रत्ना, गन्ना, बाहुबली और सिरमौर। तो यहाँ से एंड करते हैं। कल हम मध्य प्रदेश में फसल क्षेत्र और कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।